हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू एस्पायरेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यानी 25 अगस्त को JKSSB ने जूनियर असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया। आप में से जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया, आई होप आपका जो है पेपर अच्छा हुआ होगा। और यहाँ पर हम आपके साथ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये जो है आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। और ये जो 12 नंबर्स है उसमें से 11 हमें दिए गए हैं और एक जो है वो x है। सो ही फाउंड द मीन टू बी 12। जो मीन इसका आता है वो 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो हमें पता है सबसे पहले जो मीन है, मीन किसके बराबर होता है? अर्थमेटिक मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ नंबर्स, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। जितने भी नंबर या जितना भी डाटा होगा, कितना डाटा है उसको हम उससे जो है हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ डाटा को। सो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में सी। तो मीन जो है वो कितना आएगा? पहले आएगा सम ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है? 3, ये पूरा विजिबल नहीं है, आई होप इट्स 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15। सो ये जो है टोटल नंबर्स है, उनका सम है। और डिवाइड बाय कितने नंबर्स है टोटल, इसने दिया है वहीं से, ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर। दैट मीन्स कितने नंबर है टोटल? 12। ठीक है। और इसका टोटल मीन कितना दिया है इसने? इसका मीन भी 12 दिया। दैट मीन्स 12 इज इक्वल टू, अब ऊपर जो भी नंबर्स है उसका हम सम करेंगे। तो ये कितना आता है? ये आता है 137। 137 प्लस क्या आएगा? x, जो कि x ऐसे ही रहा था, डिवाइड बाय 12। इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेट जो है और जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, वो आएगा ऐसे 144, जो कि 12 इंटू 12 होता है, इज इक्वल टू 137 प्लस x। इम्प्लाइज x कितना आता है? x का वैल्यू आता है 7। ठीक है। सो x का वैल्यू 7 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 51 kg and that of other 2 students is 55 kg, then the average weight of all 10 students combined is। See, यहाँ पे इसने क्या दिया है? एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स N1, दैट इज द नंबर स्टूडेंट्स, वो है 6, एंड इनका एवरेज वेट कितना है? A1, वो होगा 50। सिमिलरली N2, दूसरे में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, एंड A2 उनका एवरेज कितना दिया है? 51। एंड N3, तीसरे लॉट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स, और उनका एवरेज वेट जो है A3, वो कितना है? 55 की। ये डाटा हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। जो एवरेज वेट आएगा ना ए, ओवरऑल जो एवरेज वेट आएगा वो होता है किसके बराबर? सी, N1 A1, ठीक है, प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने? N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे हम निकालेंगे इनका एवरेज वेट। ठीक है। वो कितना आएगा? सी, एवरेज वेट जो है वो आएगा बराबर N1 A1, दैट मीन्स 6 इंटू 50 प्लस N2 A2 2 इंटू 51 प्लस N3 A3 2 इंटू 55 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, वो आएगा 10। 6 प्लस 2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करके जो है हमें क्या आएगा? वो आएगा 512 अपॉन 10, जो कितना होता है? 51.2 kg। 51.2 kg इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. So here is the next question. The average of 100 observations was calculated to be 35. It was found later that one of the observations was misread as 83 instead of 53. The correct average is, so 100 observations ली है, उसका जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया था वो निकला था 35, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन जो थी वो 53 थी, लेकिन हमने उसको 83 लिखा था। तो अब जिससे एवरेज चेंज हो जाएगा। अब करेक्ट एवरेज क्या था वो हमें निकालना है। सी,
फिर से हमें एवरेज पता है, एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो कितने हैं यहाँ पे 100 है ना, 100 ऑब्जर्वेशंस दी है, तो ये होता है एवरेज। नाउ इसका हमें एवरेज पहले दिया है 35, ठीक है, वो आएगा बराबर, ये एवरेज किसके बराबर है, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 100 जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो एस 100 दैट मीन सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा 35 इंटू 100, वो आएगा 3500, ठीक है। लेकिन ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें हमने क्या गलती की थी, इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53, हमें 53 लिखना था, हमने 83 लिखा, दैट मीन्स 83 माइनस 53, ये डिफरेंस कितनी आती है 30 है ना, 83 माइनस 53, तो ये 30 हमने एक्स्ट्रा लिखा था उस सम में, है कि नहीं, क्योंकि हमें 53 था वो वैल्यू, हमने 83 लिखा था, दैट मीन्स ये जो 30 वैल्यू जो है हमने इंक्रीज किया था, गलत किया था। सो ये हमें सम में से कम करना पड़ेगा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा लिखा था, 53 था हमने 83 लिखा था, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था S100 जो कि हमें 3500 आया था, ये गलत था, क्यों, क्योंकि हमने उस टाइम पे 53 को 83 लिखा था। सो ये 30 हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से हम ये माइनस करेंगे ऐसे 3500 माइनस 30, वो कितना आएगा 3470, 3470, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये करेक्ट सम था, है ना। तो अब हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, एवरेज आएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब 3470 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है 100, सिंपल, वो कितना आएगा 34.7 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। आई होप आपने ये सब सॉल्व किए होंगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Okay, here's the next question. The cost price of a radio is rupees 600. The 5% of the cost price is charged towards transportation. After adding that, if the net profit to be made is 15%, then the selling price of the radio must be. So एक रेडियो का कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 है, और 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं। नाउ जब हम इनको ऐड करते हैं उसके बाद जो हमें नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो 15% का होना चाहिए, तो हमें सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए रेडियो का, वो निकालना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 600, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 5% जो है 5% ऑफ व्हाट 600। नाउ क्विकली कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, सी अगर 600 है ना, 600 का 10% कितना होगा 60, क्यों 10% निकालना मीन्स एक यहाँ से एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाना ही होता है 60। नाउ अगर 10% 60 है तो 5% कितना होगा 60 का हाफ, क्योंकि 5% 10% का हाफ है, और 60 का हाफ कितना होगा 30, सिंपल, वो 5% कितना आएगा 30। ये एग्जाम में कुछ ट्रिक्स बहुत काम आती है, ये परसेंटेज निकालने की ट्रिक्स। सो हमने निकाला 5% कितना आया 30। नेट जो हमें कॉस्ट अब लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक तो कॉस्ट प्राइस 600 प्लस और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, दैट मीन 630। अब इस पे हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स उसके बाद हमें वो सेलिंग प्राइस निकलेगा। अगर 15% का प्रॉफिट होना चाहिए तो ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो है सेलिंग प्राइस है, ये कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100, एक तो 100% जो कि होता ही है 100% जो इसका कॉस्ट था, प्लस 15% जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए, दैट मीन्स 115% ऑफ व्हाट नेट कॉस्ट, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड करने, दैट मीन्स 115% ऑफ 630, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस होगा, क्यों, क्योंकि 100% जो कि नेट कॉस्ट हमें लग रही है और 15% जो हमें बोला है प्रॉफिट रखना है, दैट मीन्स 115% ऑफ दैट कॉस्ट विल बी आवर सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 115 डिवाइड बाई 100 इंटू 630, वो कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, वो आपको आएगा 724.50। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling an article for rupees 960, a man incurs a loss of 4%. What was the cost price? So एक बंदे के पास जो है एक आर्टिकल था, वो उसने 960 में बेचा, तो उसमें उसको जो लॉस होता है वो 4% का होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 960, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 960, और लॉस परसेंटेज जो है ना वो कितनी है 4% का लॉस है। दैट मीन्स जो इसका कॉस्ट प्राइस होता ना, कॉस्ट प्राइस से जो सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस इसको आई, जो वो 4% की आई, दैट मीन्स जो कॉस्ट पर्सन होता जो कॉस्ट प्राइस होता, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है ना, या ऐसे लिख सकते हैं हम, सी
जो सेलिंग प्राइस इसका है, सेलिंग प्राइस इज ओनली व्हाट 96% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस में इसको 4% का लॉस हुआ ना, दैट मीन जो इसका कॉस्ट पर्सन था, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो था उसमें 4% का घाटा आ गया इसको सेलिंग प्राइस में फिर, ठीक है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है इट इज़ ओनली 96%, है ना, 96% ऑफ व्हाट कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ओनली 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है 960 रुपीज़ जो है 960 रुपीज़। दैट मीन्स 96% मीन 96 डिवाइड बाई 100 ऑफ मीन्स इनटू 960, दैट मीन्स 96% ऑफ 960 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, है ना। सो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर अब जब हमें लिखा ना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 96% मीन्स 96 डिवाइड बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 96% इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 960, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 960 डिवाइड बाई 96 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 1 से कटेगा, ये 10 से 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling a car for rupees 64,000 a man lost 20%, then the cost price of the car is exactly same question है। ये 64,000 में कार भेजी है तो 20% का जो है लॉस हुआ है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है ना इट्स ओनली 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो 80 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेलिंग प्राइस जो कि 64,000 है, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 64,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 80,000, ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशंस ठीक की होंगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन गोज 5 किलोमीटर्स ईस्ट, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होगा बट इसको केयरफुली करना पड़ता है। अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, यहाँ पे ये राइट टर्न लेता है, ठीक है। इसका राइट टर्न इधर की तरफ आएगा एंड गोज 4 किलोमीटर, यहाँ से फिर ये 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। लेट अस रिमूव दिस, ये 4 किलोमीटर जाता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पर फिर ये लेफ्ट टर्न लेता है, तो इसका लेफ्ट टर्न कहाँ आएगा, यहाँ की तरफ, एंड गोज 5 किलोमीटर, यहाँ फिर ये 5 किलोमीटर और जाता है। पहले यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो ये लास्ट में यहाँ तक होता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रहा है, ये ईस्ट की डायरेक्शन में अभी भी फेस कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। सी, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, पहले ईस्ट की तरफ जाता है, देन ही टर्न्स राइट, यहाँ पर ये राइट टर्न लेता है एंड गोज 4 किलोमीटर्स, और यहाँ पर जो है ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पर फिर ये लेफ्ट की टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो अभी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। So here is the next question. City D is to the west of city M. City D जो है ये city M के west में है। So अगर ये city M है, M के west में D है, ठीक है। So city D is to the west of city M. City R is to the south of city D. R जो है वो D के साउथ में है, यहाँ पर आएगा R, ठीक है। If city K इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, नाउ के जो है वो आर के ईस्ट में है, वो यहां से आएगा, है ना। देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड इन रेस्पेक्ट टू द सिटी डी। नाउ अब हमें बोलना है सिटी के जो है, ये सिटी डी जो है, सिटी डी इज दिस, ये सिटी डी है। सिटी डी के किस डायरेक्शन में सिटी के है, देखो ये लेट्स चेंज द कलर, देखो तो सिटी के जो है डी के किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से कौन आता है ईस्ट, और नीचे क्या आता है साउथ। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। आई होप यह आपको क्वेश्चन समझ आ गया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय फर्स्ट गोज इन द साउथ डायरेक्शन, एक बंदा जो है, एक लड़का साउथ डायरेक्शन में पहले जाता है। सो यहाँ से साउथ डायरेक्शन में गया, ठीक है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस, यहाँ पर ये लेफ्ट टर्न लेता है। इसका लेफ्ट टर्न कहाँ से आएगा, यहाँ से, है ना। इमेजिन करो एक बंदा जा रहा है, इमेजिनेशन से बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। इमेजिन करो जब यहाँ पर पहुँचा होगा तो इसका लेफ्ट टर्न कहाँ से आएगा, इधर की तरफ, तो ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से फिर मूव करता है, ठीक है।
अच्छा, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, यहाँ पर ये राइट टर्न लेता है। इमेजिन करो यहाँ पर अब बंदा खड़ा है तो इसका राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, एंड मूव सर्टेन डिस्टेंस। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पर ये फिर से लेफ्ट लेता है। इमेजिन करो यहाँ पर ये लेफ्ट टर्न, इसका लेफ्ट टर्न यहाँ से आएगा, ठीक है, एंड ट्रेवल्स अगेन फॉर सम डिस्टेंस, यहाँ तक ये मूव करता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, ये खास ख्याल रखना, ओरिजिन से नहीं, यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पर ख्याल रखना, अगर ये पूछा गया होता ना इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में था, और ओरिजिन से किस डायरेक्शन में था, ओरिजिन से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था, और साउथ ईस्ट ऑप्शन भी दिए गए, इसका खास ख्याल रखना। लेकिन इसने ओरिजिन से नहीं पूछा, इसने पूछा है अभी ये किस डायरेक्शन में, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड क्लॉक इज रिटन एज दिस, हाउ विल लोटस बी रिटन। सो पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया हमें, क्लॉक, CLOCK क्लॉक, और इसका कोड क्या दिया गया है, XOLXP, ठीक है। सो हमें देखना है लोटस। सो दिस इज द गिवन क्वेश्चन। तो इस कोड को जब मैं नज़र देता हूँ ना, इस कोड को यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो पहले ही मुझे क्लिक करेगा C। यहाँ पर जो है ना पहला लेटर क्या है, C, ABC, है ना। तो दैट मीन्स ये पहले ही 3-4 लेटर्स में आता है, और X जो है वो लास्ट के लेटर्स में आता है। सो देयर इज सम सिमिलरिटी। सो हम क्या काम करेंगे, हम A से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे C किस नंबर पे आता है, ABC, ये तीसरे नंबर पे आता है। और बैकवर्ड काउंटिंग में हम देखेंगे X कहाँ पर आता है, ZYX, ये भी तीसरे नंबर पे आता है। तो एक हमें कोड मिल गया कि शायद ये हो सकता है। उसके बाद हम सिमिलरली बाकी भी देखेंगे, जो है अब LO जो है, ये देखो C एक बार और आता है, और यहाँ पर ये तीसरा नंबर है, और यहाँ पर भी तीसरा नंबर है। अब K को देखें, C ABCDEFGHIJK, तो ये 11th नंबर पे आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग में Z से टू करोगे तो डेफिनेटली 11 नंबर पे ही ये भी आएगा, ठीक है। L जो है, L के अपोजिट बैकवर्ड काउंटिंग में फिर O आता है, O के ऑब्वियसली फिर L आएगा, ठीक है। तो ये हमें कोड मिल गया। दैट मीन्स ऊपर जो हमें गिवन अल्फ़ाबेट है, गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके जो कोड है ना वो अपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड काउंटिंग में हमें करने हैं। तो एल का क्या आएगा, यहाँ पे देखो सीधे ऑप्शन में पहले ही जो है गिवन कोड में ये पता चलता है। एल का हमें क्या मिलता है, ओ। सो एल का ओ मिलेगा, ओ का एल मिलेगा। पहले ही जो है ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देखा, 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए। उसके बाद टी है, टी के बाद यू एंड एस। नाउ टी का हम देखेंगे, तो टी का जब हम देखेंगे, सो देखो हम यहां पर कैसे टी का देखेंगे। अब हम अगर ए से शुरू करने बैठेंगे तो बहुत लंबा आ जाएगा, पहले हमें काउंट करने। तो यहां पर देखेंगे हम टी के बाद कितने आते हैं, सी, ये जो है लॉजिकल चीज है। टी के बाद कितने आते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी के बाद 6 आते हैं। तो टी खुद किस नंबर पे होगा, 20 नंबर पे, है कि नहीं। इसी तरह आप उल्टा आप देखो, जो यहां पर आएगा ना इस बॉक्स में जो आएगा, उससे पहले भी 6 होने चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि टी के बाद भी 6 है। जो इस बॉक्स में आएगा उससे पहले भी 6 होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। सो आगे ना 6, सो एफ के बाद क्या आता है, जी। दैट मीन्स जी से पहले भी 6 है, दैट मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली जी आएगा। जब आप चेक करोगे बैकवर्ड काउंटिंग में, डेफिनेटली जेड से पीछे पीछे जब आप आओगे तो ये 20 नंबर पे आएगा। आया समझ। लेकिन मैंने इसको थोड़ा स्मार्ट वे में किया, मैंने देखा टी के बाद कितने हैं, वो 6 आए। अब मैंने यहाँ पर वो लेटर ढूंढा जो जिससे पहले भी 6 ही होंगे। सिमिलरली यू के बाद कितने हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, जरा बोलो क्यों, क्योंकि टी के बाद क्या आता है, टी के बाद तो यू ही आता है अल्फाबेट्स में, पी क्यू आर एस टी यू, और जी से पहले एफ आता है, सीधे एफ आएगा यहाँ पे, ओ एल जी एफ, ओ एल जी एफ, ओ एल जी एफ। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नीता इज रिटन एज this MVVGZ, then what word will be for IZH, then what word will be written for this। ये हमें कोड दिया है, यहाँ पर ख्याल रखना, ये हमें कोड दिया गया है, इसका हमें वर्ड ढूंढना है। जैसे ये वर्ड है, ये कोड है, ये वर्ड है, ये कोड है। तो यहाँ पर ये कोड है, इसका वर्ड ढूंढना है। एग्जैक्टली जो है मुझे लगता है सी, नीता, NEETA, नीता, और MVVGZ। तो यहाँ पर आप जब देखो, ए का क्या है, जेड, ए का जेड है। सिमिलरली ई से पहले कितने आते हैं, ए बी सी डी 4, वी के बाद कितने आते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4। बराबर वही कोड जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोड था, वही कोड जो है
इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। तो नीचे हमारा कोड क्या आएगा, IZHSNR। एन का क्या आता है, M, तो यहां पर M आएगा, Z का आएगा A, ठीक है। आई का अगर हम देखेंगे, आई से पहले कितने आते हैं, ABCDEF, 8 इससे पहले आते हैं। अब हमें देखना है सिमिलरली किस लेटर के बाद भी 8 आते हैं। तो ये जब आप ढूंढोगे ना तो आपको कोड मिलेगा, लेकिन यहां पर मैं एक स्मार्ट तरीका ढूंढूंगा। हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ये आपको टाइम बराबर 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या कोड जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए ना वर्ड, उस वर्ड के देखो, उस वर्ड के दूसरा लेटर जो उस वर्ड का है वो क्या है, ए। कहां पर है दूसरा लेटर ए, 1 2 3, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ उसी वर्ड में सेकंड लास्ट लेटर एम है। सेकंड लास्ट लेटर किस में, एम है, इसमें भाई आंसर आ गया। हमें ढूंढना भी नहीं है अब, क्योंकि हमें सीधे कोड से पता चल गया दूसरे लेटर पे दूसरा लेटर ए है, सेकंड लास्ट लेटर एम है, ए और एम, रश्मि विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। Okay, so let's move to the next question. So here is the next question. Pointing to a woman in the photograph, Rajesh said, "The only daughter of her grandfather is my wife. How is Rajesh related to that woman?" ये क्वेश्चन भी जो है ब्लड रिलेशंस की ये पूछे जाते हैं। रीजनिंग पे मैंने पूरा जो है लेक्चर सीरीज बनाई है, पूरा एक प्ले लिस्ट पढ़ा है, वहाँ से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सी राजेश एक फोटोग्राफ की तरफ देखता है, उसमें एक वुमन है, तो राजेश क्या कहता है उसको देखकर, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। अगर जो है ये वो वुमन है, ठीक है, उसकी ये फोटोग्राफ है, ठीक है, तो इसको देखकर राजेश क्या कहता है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। पहले इसका जो ग्रैंडफादर होगा, इसके दो केसेस बनेंगे। एक केस में जो बना रहा हूं अभी, ये और ये, यहां पे मैंने एक ऐसे रखा और ये मैंने ऐसे, ये दिस इज फॉर मेल। तो इस फोटोग्राफ में जो है ना, हर ग्रैंडफादर, ये इसका ग्रैंडफादर हो गया है ना, ये इस फोटोग्राफ में इसका जो है ग्रैंडफादर है। द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, जो इस लड़की का ग्रैंडफादर है उसकी एक ही बेटी है। द ओनली डॉटर लिखा है ना, तो उसकी एक ही बेटी है, वो इसकी ये है, ये उसकी बेटी है ना। द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ, और ये किसकी वाइफ है, ये राजेश की वाइफ है। यहां पर राजेश आएगा, राजेश इज अ मेल, तो ये इसकी वाइफ है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमन। अब राजेश जो है ये क्या लगता है इस लड़की का जो फोटोग्राफ में थी, शी इज हर मदर एंड ही इज हिज फादर, सॉरी ही इज हर फादर। तो अगर ये इसकी मदर है तो राजेश इसका फादर होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप बोलिए दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या है, राजेश इस लड़की को देखकर क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये वो लड़की है फोटोग्राफ में, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। जरूरी नहीं है कि जो इसका ग्रैंडफादर है ये इसका मैटरनल ग्रैंडफादर ही होगा, मे बी पैटर्नल भी होगा। मींस जरूरी नहीं है कि इसकी मम्मा का जो है फादर होगा, मे बी इसके जो फादर है यहाँ पर, जो इसके फादर है उसका भी फादर है, वो भी इसका तो ग्रैंडफादर ही है ना। सो उसकी इसका जो ग्रैंडफादर है उसकी एक ही बेटी है, वो लिखा गया द ओनली डॉटर। तो वो अगर इसकी अगर एक ही बेटी है, वो इसकी बहन होगी, है ना, यहाँ पर इसकी वो बहन होगी, है कि नहीं। ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स मैंने अच्छे से कवर किया लेक्चर में, वहां से आप ये देख सकते हो। तो ये इसकी बहन है, तो द ओनली डॉटर ऑफ अ ग्रैंडफादर इज माई वाइफ। और ये जो है ना, ये किसकी वाइफ है, ये राजेश की वाइफ है ना। द ओनली डॉटर ऑफ द ग्रैंडफादर, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, ये जो वुमन है इस फोटोग्राफ में, इसका जो ग्रैंडफादर है वो ये है, उसकी एक ही बेटी है, लेकिन हमने यहाँ पे कंसिडर किया ये इसका बाप है, ये इसका बाप है। दैट मीन्स इसकी अगर एक ही बेटी है, वो इसके बेटे की तो बहन ही होगी ना। सो ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी बेटी हो गई। और ये जो बेटी है ये किसकी वाइफ है, राजेश की, इज माई वाइफ, तो ये राजेश की वाइफ है। तो राजेश क्या लगेगा इसका, यहाँ पे इसकी जो मदर है, मदर का सॉरी इसकी जो आंट है, जो इसकी पुफी है, फादर की बहन, उसका हस्बैंड, दैट मीन्स अंकल। सो अंकल भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ये वाला केस हम नहीं लेंगे। क्यों, इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, जो क्वेश्चन में दिया गया ना, हम उतने ही डाटा पे रिलाई करेंगे, हम अपने से केसेस नहीं डेवलप करेंगे। इसमें क्या दिया गया था, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ। इसने बोला था कि जो ये तस्वीर है, तस्वीर में जो लड़की है उसका जो ग्रैंड फादर है उसकी एक ही बेटी है, और वो बेटी राजेश की वाइफ है। तो हम ये केस हमने बनाया। देखो ये जो तस्वीर में ये लड़की थी ना, ये लड़की तस्वीर में थी, इसका जो ग्रैंडफादर है वो ये है, और उसकी एक ही बेटी है वो ये है। तो अगर ये ही इसकी बेटी एक ही है, तो ये वाली जो है ना, ये फिर इसकी मदर होगी,
कहने का मतलब है अगर इसकी एक ही बेटी है, इसकी एक ही बेटी है, तो वही बेटी तो इसकी फिर ये होगी ना वाइफ। अब यहाँ पे हमने क्या डेवलप किया, हमने क्या एडिशनल किया, चला हमने सोचा कि ये जो ग्रैंडफादर है ना, मे बी इसका कोई बेटा भी होगा या कुछ कितने भी बेटे होंगे, लेकिन बेटी एक ही होगी। ये वाला केस हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सन्स के बारे में नहीं दिया गया ना, जो ग्रैंडफादर है इसके सन्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें खाली ये बोला गया कि इसकी एक ही बेटी है। सो ये वाला केस ज़्यादा रेलिवेंट है। अब सन्स इसके है नहीं है वो तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया ही नहीं है। सो ये वाला केस हम नहीं लेकर ये वाला केस लेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हम फादर ही रखेंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question भी similar है, pointing towards Sita. Nikhil said, I am the only son of her mother's son. How is Sita related to Nikhil? तो इस क्वेश्चन को भी हम क्विकली करते हैं। तो जो है निखिल जो है सीता की तरफ पॉइंट करते हुए, ये सीता है, सीता इज अ फीमेल, ठीक है। सो निखिल क्या कहता है सीता की तरफ पॉइंट करते हुए, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। सीता की तरफ देख के निखिल क्या कहता है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। हर मीन्स सीता, हर यहाँ पर कौन है, सीता। सो इसीलिए मैंने कहा सीता फीमेल है, मैंने नाम से नहीं एज्यूम किया था कि सीता फीमेल होगी क्योंकि यहाँ पर हर लिखा है इसलिए सीता फीमेल है। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। अब सीता की जो मदर है ना, सी, अब ये नहीं लिख रहा है, वेट। सो ये सीता की मदर है, शी इज सीता एंड शी इज सीताज मदर। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, सीताज मदर, ये सीता की मदर है। ये क्या कहता है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। अब सीता की मदर का जो सन होगा ना, सीता की माँ का जो बेटा होगा वो सीता का भाई होगा। हियर इज दैट गाय, ये सीता का भाई है और ये सीता की मदर का बेटा भी है। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। अब जो ये है ना, ये इसका इकलौता बेटा है, वो कौन है, वो निखिल है, ठीक है। ये देखो, आई एम द ओनली सन, ये इकलौता बेटा है किसका, ऑफ हर मदर सन। इसकी जो मदर थी उसका जो बेटा था उसका इकलौता बेटा निखिल है। तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल। सीता जो है निखिल की क्या लगती है, ये जो निखिल है ये इसका बाप है और ये इसके बाप की बहन है, दैट मीन्स ये इसकी फूफी है, दैट मीन्स आंट। आंट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 13 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड ही इज द only son of my mother's mother. How is the woman related to the man? So ये woman क्या कहती है, अगर हम इस woman के बारे में देखेंगे, ये है woman, wait, ये woman है, ये क्या कहती है, इस मैन की तरफ देखकर ये कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। जो ये वुमन है इसकी जो मदर है ना, वो ये है इसकी मदर, ठीक है। ऑफ माई मदर्स मदर, इसकी मदर की मदर वो ऊपर आएगी, सी यहाँ पर इसकी मदर की मदर है ना, दैट मीन्स हर ग्रैंड मदर। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, दैट मीन्स जो इस वुमन की ग्रैंड मदर है ना, ये इसका एक ही बेटा है, तो वो इसका भाई होगा ना, ऑब्वियसली वो इसका भाई होगा। ये एम है, इसी मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो मदर है उसका एक ही बेटा है यही, तो ये बेटा जो ये इसका भाई होगा। नाउ ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो इस मैन के बारे में कहती थी, ये मेरी माँ की जो माँ है, दैट मीन इसकी जो ग्रैंड मदर है उसका एक ही बेटा है, वो यही है। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। ये वुमन क्या लगती है इस मैन की, ये जो मैन है इसकी ये देखो, ये इसकी बहन है और ये जो है ये वुमन जो है इसकी बेटी है ना, दैट मीन्स इस मैन की बहन की बेटी है ये, दैट मीन्स नीस, ये इसकी नीस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, कम थोड़े अगर जो है एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से ये कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं, बट आई होप आपने ये क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आई होप आपने ये ठीक किया होगा। लेट अस सी हाउ विल वी सॉल्व इट। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, दैट मीन्स 20% ऑफ 25% ऑफ 300, या ऐसे 20, वेट, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसे निकालना, लाइक 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 300, फिर ये 100, ये सॉल्व करना थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है और ऐसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस भी रहते हैं। लेकिन इन परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 20% जो है ना, 20% का क्या मतलब होता है, 20 डिवाइड बाई 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1 2 5 10, सो 20% किसके बराबर होता है, 1/5
5, so 20% is 1/5. Similarly 25% जो है ना, that is 1/4. ये जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन जो है ना, जो 20% तक, ये आपको याद होना चाहिए. दैट मीन्स 1%, 2% जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20% का क्या मतलब होता है, अभी हमने बोला 1/5 इंटू 25%. 25 का मतलब होता है 1/4 इंटू 300. अब ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. सी 5 1s are 5, 5 6 are 30 और 0, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 5 are 20. 15 इज द करेक्ट आंसर. 10 सेकंड में आंसर निकलेगा. 15 इज द करेक्ट आंसर. लेकिन तब जब आपको पता होगी ये कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जब आपको पता होगी, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा निकालना. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी याद होना चाहिए कि 1% कितना होता है, फिर 1/2% कितना होता है, दैट मीन्स 1/2 इज 50%. इसी तरह 1/3 क्या होता है, 1/4, 1/20 तक ये आपको पता होनी चाहिए ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. इससे क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड एज, दिस इज होल नंबर्स. होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दीज आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, एंड सो ऑन. सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. So next question is P and Q are two positive integers, ठीक है, such that P into Q is equal to 64. Which of the following cannot be the value of P plus Q? ठीक है, that means P into Q जो है ना, ये 64 है, और P plus Q जो है, इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं होगा वो हमें बताना है. ये अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें हम जो है ऑप्शंस को देखकर आंसर निकालेंगे. ठीक है, ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सी, हम क्या करेंगे, पहले 64 जो है ना, इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे, 64 को फैक्टराइज करेंगे, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से. दैट मीन्स 1 इंटू 64 वो 64 होता है. 2 इंटू 32 वो भी क्या होता है, 64. 3 के टेबल में तो नहीं आएगा ये, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी टेबल रूल में आता ही नहीं है. 64, 6 + 4 हो गया 10, वो नहीं आएगा. ठीक है, 4 के टेबल में आएगा. 4 इंटू 4 1s are 4, 4 6 are 24. तो 4 इंटू 16 वो भी आएगा 64. ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के में नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 2 में जो नहीं आएगा वो 6 में भी नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा 7 में भी नहीं आएगा, 8 में आएगा. 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64. ठीक है, तो ये हमें आगे जो है मल्टीपल्स ऑफ 64. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे इनको सम करके कौन सा सम पॉसिबल नहीं है. 64, क्योंकि हमें P plus Q ढूंढना है ना, ये P है, ये Q है. P plus Q दैट मीन्स 1 + 64 इज इक्वल टू 65. ये तो आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है, हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ P plus Q, बट 65 तो आएगा. अच्छा 32 + 2 इज 34. 34 इस ऑप्शन में अभी नहीं है. अच्छा 16 + 4 वो हो गया 20, तो ये भी नहीं आएगा आंसर. 8 + 8 हो गया 16, ये भी नहीं आएगा आंसर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 35. क्यों, क्योंकि 32 + 2 इज इक्वल टू 34 आएगा सम, बट 35 कैन नॉट बी द सम. आई होप ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है समझ आएगा हमने कैसे सॉल्व किया एक विद इन 1 मिनट. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. ठीक है, इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज. एक छोटी सी वेन डायग्राम में यहाँ पर बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए. सी, ये जो है ये टोटल सैम्पल स्पेस है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 100% होंगे ना. सो वी विल एज्यूम 100 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से क्या कर रहे हैं, 40% मीन्स 40 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल. ये जो है दिस इज फॉर फुटबॉल. ठीक है, 40 स्टूडेंट जो है फुटबॉल खेल रहे हैं एंड 50 प्ले क्रिकेट, और 50 जो है ये क्रिकेट खेलते हैं. दीज आर 40, ये 40 है और ये 50 है. इफ 18% दैट मीन्स 18 स्टूडेंट्स जो है इससे बाहर ही हैं, ना वो फुटबॉल खेलते हैं ना वो क्रिकेट खेलते हैं. हमें बोलना है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ, ये बोथ वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. सी, दिस इज द बोथ मीन्स वो स्टूडेंट्स जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें हमें पता है कि टोटल हमें स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स टोटल है. ठीक है, उसमें से जो 18 है ना, 18 ना वो फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट मीन्स इसमें इनको हम पहले रिमूव करेंगे. 100 - 18 वो कितना आएगा, 82.
सो 82 स्टूडेंट्स वो है जो खेल रहे हैं, चाहे फिर फुटबॉल या क्रिकेट या दोनों ये खेल रहे हैं. तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दैट मीन्स एन ऑफ फुटबॉल यूनियन क्रिकेट इज इक्वल टू 82. ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या है. यूनियन मीन्स जो दोनों में एटलीस्ट एक बार तो आएंगे. वही हमें पता है ना कि ये वो 82 और दो स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक गेम तो खेल रहे हैं, चाहे फिर फुटबॉल या क्रिकेट या दोनों, लेकिन एटलीस्ट एक गेम वो खेल रहे हैं. दैट इज द यूनियन. दैट मीन्स वो स्टूडेंट्स जो या तो फुटबॉल में आ रहे हैं या क्रिकेट में या दोनों में. ठीक है. नाउ दिस एन ऑफ एफ यूनियन सी ये किसके बराबर होता है? एन ऑफ एफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल प्लस n of c number of students playing cricket minus n of f intersection c. that means ये वो स्टूडेंट्स है जो दोनों खेल रहे हैं. both intersection means जो दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल भी क्रिकेट भी. n of f union c that means वो स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक गेम तो खेल रहे हैं, वो है 82 क्योंकि वो 82 ही स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम्स में. इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल. फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? 40 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? 50 माइनस दिस. इसको मैं रखूंगा लेट इट बी एक्स, मतलब ये एक्स है. ठीक है. एफ इंटरसेक्शन ये हमें निकालना भी है ना, क्या द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, ये हमें निकालना है इंटरसेक्शन वाला. सो ये एक्स जो है ना ये आएगा 82 इज इक्वल 50 प्लस 40 कितना होता है? 90 माइनस एक्स. एक्स इधर जाएगा और 82 इधर आएगा. एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 82 वो आएगा 8 है ना, 8. सो 8% ऑफ द स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट है जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल भी क्रिकेट भी. 8% इज ऑप्शन ए. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा. इसके अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए. ठीक है. 100 माइनस 18 मीन्स 18 वो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ही नहीं खेल रहे हैं, तो उनको हमने पहले ही रिमूव किया क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं. तो वहाँ बचे 82 स्टूडेंट्स वो है जो एक ना एक गेम तो एटलीस्ट खेल रहे हैं. फिर इनमें से कुछ वो भी है जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं. तो एन ऑफ एफ यूनियन सी आर दो स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक गेम तो खेल रहे हैं. ये है 82. ठीक है. फिर ये फॉर्मूला हमने लगाई. ठीक है. ये फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यूज पुट किए, वहाँ से हमें एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी दैट मीन्स दो वो स्टूडेंट जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं उनका वैल्यू आ गया जो कि 8% इज द करेक्ट आंसर. सो दीज वेर सम क्वेश्चंस जो कि आज के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे. और मुझे लगता है जो क्वेश्चंस थे दीज वर ऑफ मॉडरेट लेवल. बिल्कुल इजी भी नहीं थे और बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे. और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे क्वेश्चंस ठीक किए होंगे. एंड जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आप जो है हमारी चैनल पे बाकी वीडियोस या प्लेलिस्ट जो है वो भी देख सकते हैं. हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.